नीट पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। काउंसलिंग तो जारी है, लेकिन संशय बरकरार है कि आखिर परीक्षा का होगा तो होगा क्या। बच्चे कह रहे हैं कि दोबारा से परीक्षा करवाई जाए। मामला सुलझने तक परीक्षार्थियों को लेकिन करना क्या होगा? क्या उन्हें अपनी तैयारियां जारी रखनी चाहिए? बहुत सारे एग्जाम्स दूसरे भी हैं। एनटीए की तो पूरी कार्यशैली पर ही सवाल उठ गए हैं। तो ऐसे में बच्चे ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि एक एनटीए जो लगातार इस तरह के धांधली भरे आयोजन करता है एग्जाम्स में, बाकी एग्जाम्स पर हम कैसे यकीन करें? अगर दोबारा एग्जाम होते हैं तो इसके लिए वो क्या मानसिक तौर पर तैयार रहेंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो छात्रों को लगातार परेशान कर रहे हैं। ऐसे में आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि संकट में तो परीक्षा है, लेकिन आगे बच्चे को करना क्या है, और इसमें आगे इस तरह की धांधलियां उजागर ना हो, दिक्कत ना आए, पारदर्शी तरीके से इतने इंपॉर्टेंट परीक्षाओं को अंजाम दिया जाए, इसके लिए क्या करना होगा। एक रिपोर्ट के बाद मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। नीट में कथित धांधली पर जारी है बवाल। छात्रों के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल। नीट धांधली का असली गुनहगार कौन? मामले में अभी तक एनटीए मौन। नीट परीक्षा का आगे क्या प्लान? सरकार सिर्फ दे रही सफाई और बयान। ये महज जुमले नहीं, दरअसल यही हकीकत है। क्योंकि नीट परीक्षार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन छात्रों के मन में इसे लेकर तरह तरह की आशंकाएं हैं। कहीं उनकी परीक्षाएं रद्द तो नहीं हो जाएंगी? क्या उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा? क्या नीट की फिर से परीक्षा होगी? दरअसल इन सवालों का छात्रों के भविष्य से सीधा संबंध है। छात्र तो छात्र, उनके पेरेंट्स के मन में भी यही उथल पुथल है कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। जब बात बच्चों के करियर और फ्यूचर से जुड़ी हो तो चिंताएं बढ़ जाती हैं। क्या जिन बच्चों ने नीट की परीक्षाएं दी थी उन्हें दोबारा परीक्षा की तैयारियों में लग जाना चाहिए? क्योंकि अगर किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में परीक्षाएं रद्द हो गईं, तो फिर क्या होगा? एक तो ये परीक्षा बेहद प्रतिस्पर्धी होती है और इसकी तैयारी भी आसान नहीं होती। दरअसल जून और जुलाई का महीना छात्रों के लिए बेहद अहम होता है। इस दौरान छात्र नए एकेडमिक सत्र में एडमिशन लेते हैं। ऐसे में जिन छात्रों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है, उनका बैकअप प्लान यानी प्लान बी क्या होना चाहिए? ये बात ना तो छात्रों के समझ में आ रही है और ना ही उनके पेरेंट्स के समझ में। जाहिर है इसके लिए पूरी तरह से परीक्षा तंत्र यानी एनटीए जिम्मेदार है। सच्चाई ये है कि नीट की कथित धांधली ने छात्रों के एकेडमिक टाइम टेबल को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। एक तरफ मामला कोर्ट में है, तो वहीं सरकार मामले में कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं ले पाई है। जहां तक रही बात एनटीए की, तो इसकी कार्यशैली पर संदेह बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में पेपर लीक के अलावा ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड के 16 छात्रों को, गुजरात के गोधरा में जय जलाराम स्कूल का चुनिंदा छात्रों को मनचाहा सेंटर कैसे मिला? इस मामले की तह तक एनटीए क्यों नहीं पहुंच सका है? पुख्ता जांच हुई होती तो पता चलता कि आखिर इसमें किन कर्मचारियों की मिलीभगत है। ये सेंटर किसके कहने पर अलॉट किए गए? क्या ये पता लगाना एनटीए के बस में नहीं है, या फिर जो दोषी हैं वो इतने रसूख वाले हैं कि जांच की आंच उन तक नहीं पहुंच पा रही है? फिलहाल तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के गद्देदार सोफे पर बैठकर छात्रों के भविष्य की राह बनाने वाले कर्ता धर्ता अभी तक मामले की तह तक जाने में नाकाम साबित हुए हैं। तो फिर नीट छात्रों के फ्यूचर को कौन दिशा देगा, और इस परीक्षा पर लगा ग्रहण कब और कैसे हटेगा? छात्र अपने भविष्य की चिंताओं को लेकर कब आश्वस्त होगा? ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल तब तक बने रहेंगे जब तक मामले में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं आनंद कुमार सर का, फाउंडर हैं सुपर 30 के। आनंद सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग सर हमारे साथ हैं, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गर्ग आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं अनिल नागर जी, फाउंडर एंड सीईओ अड्डा 247 के। बहुत बहुत स्वागत है नागर साहब आपका भी हमारे शो पर। सबसे पहले आनंद कुमार जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। आपने तो ये पूरा आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होंगे। आई एम श्योर आपने अपनी राय भी इसमें बनाई होगी। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है सर? अब आगे ठीक है, जांच कमेटी 2 महीने में रिपोर्ट देगी, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं,
जो गड़बड़ियां हुई हैं उनसे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने में कि कहां कहां क्यों कैसे किस तरह की गड़बड़ियां हुई। लेकिन हमारा सवाल यह है कि अब यहां से बच्चों के भविष्य का क्या, जिन लोगों ने नीट की परीक्षा दी है नंबर 1, जो बाकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य का क्या सर? हम तो ये बोलना चाहेंगे कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बच्चे साल 2 साल नहीं बल्कि स्कूल से ही 6ठी 7वीं से ही एक सपना लेके चलते हैं, तैयारी करते हैं, लाखों लाख रुपया कोटा और कई जगहों पर जाके देते हैं कोचिंग फी। उसके बाद भी उनको इस तरह का सामना करना पड़ता है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आ जाते हैं, उनका भविष्य अधर में आता है। ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, सीबीआई भी इसमें जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय देने वाले, और माननीय मंत्री जी और पूरी टीम भी लगी हुई, सब लोग लगे हुए हैं बच्चों के भविष्य में कुछ गड़बड़ी नहीं आए इसके लिए। मेरा अपना मानना है, मेरा विचार है कि बच्चों को लगातार अभी तैयारी करते रहनी चाहिए, उनको निराश नहीं होनी चाहिए, हताश नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चों का ये लॉजिक है कि हो सके फिर वैसी परीक्षा ना हो जो अच्छी हो गई है, इसके लिए घबराना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। आप जब एक बार प्रूफ कर दिया, अच्छी परीक्षा हो गई आपकी, तो आप तैयारी करते रहे। और मेरा भी मानना है कि सरकार को ये एक टीम बनानी चाहिए जिसमें कुछ पेरेंट्स को, कुछ टीचर्स को, ज्यादातर बच्चों को लेके बातचीत करनी चाहिए, कुछ एडवाइजर को, पुराने एनसीईआरटी के डायरेक्टर्स को, जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, परीक्षा से जुड़े लोग हैं, एक टीम बना के उनसे डिस्कस करना चाहिए कि व्हाट विल बी नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए। उसके आधार पर ऐसा निर्णय लेना चाहिए ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे, उन्हें परेशानी न हो। ऐसी परिस्थिति के लिए निष्कर्ष हम बता रहे हैं, बच्चों को तैयारी करते रहनी चाहिए। अगर दोबारा परीक्षा होती है तो ठीक, नहीं भी होती है तो आप याद रखिएगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एब्सोल्युटली सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसे अनवरत जारी रखें। लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट तो आया है इस देश की पूरी एग्जाम इकोसिस्टम को लेकर। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, पेपर लीक्स, पेपर में धांधली, ये हो कैसे रहा है? एक के बाद एक गड़बड़ियां आप छोटे स्तर से लगाकर देख लीजिए, आप सिपाही भर्ती से लेकर और टॉप जो एग्जाम्स हैं इस देश के, ये देश में जो तंत्र में बैठे हुए लोग हैं वो कर क्या रहे हैं, नीति नियंता क्या कर रहे हैं, ये बात मेरी समझ से परे। और इसका खामियाजा अगर एक बच्चा भुगतता है, अपने करियर उसका दांव पर लग जाता है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दुख इस बात का होता है, डॉक्टर गर्ग मैं आपके पास आना चाहूंगा, दुख इस बात का होता है कि ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन ना समझते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स आता है कि साहब दीज माल प्रैक्टिसेस वेयर लोकलाइज्ड एंड आइसोलेटेड। आई मीन मिनिस्ट्री ये डॉट भी कनेक्ट नहीं कर पा रही है कि ये आइसोलेटेड लोकलाइज्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब देश में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हों। लगातार आपको सिर्फ डॉट कनेक्ट करना है, एक पूरा का पूरा संगठित तंत्र काम कर रहा है इसके लिए। और आप अगर इनको आइसोलेटेड घटनाएं मानते रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप गंभीरता को समझ ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका ओपिनियन सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर गर्ग हूँ, बट मैं इस समय एक अभिभावक के रूप में यहाँ पर आया हूँ जी। और मैं अभिभावक हूँ। मेरे बच्चे के काफी अच्छे मेरिटोरियस रैंक आई है इस बार, और इस समय पूरा भय का माहौल है बच्चों में जिनकी मेरिटोरियस रैंक है। तो रीजन ये है कि अभी ये नहीं क्लियर हो पा रहा कि एनटीए दोबारा एग्जाम लेगा कि नहीं लेगा। और भय ये है कि जो बच्चों ने अच्छे मार्क्स आए हैं, जिनके 700, 750 या फिर 680, 690 नंबर आए हैं, उनकी क्या गलती है? उनके पीछे पूरा तंत्र पड़ा हुआ है और उनको भय व्याप्त है कि भाई हमने जो अच्छा किया वो तो किया, पर जो 2-4 नंबर हमारे एक्स्ट्रा, हमारे भाग्यों की वजह से, हमारे जो हमने अच्छे कर्म किए उनकी वजह से आए। हम लगातार 9th, 10th, 11th, 12th हमने सेक्रीफाइस किया, हमने कहीं कोई मैरिज फंक्शन अटेंड नहीं किया, कुछ नहीं किया, लगातार हम पढ़ते रहे। और एक कैटेगरी रैंक, जो आप समझ रहे होंगे बात क्या कहना चाहूँ, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, तो उस रैंक को लाने के लिए मेरा बड़ा बच्चा भी नीट के थ्रू बड़े अच्छे नंबर आए थे उसके, वो क्वालिफाई किया 2019 में, और इस भाई बेटिया ने बड़ा अच्छे नंबर लाए। तो उनका क्या दोष है? गलती अगर एनटीए की तो एनटीए को दोष दीजिए, जिन जो छुटपुट घटनाएं हुई है उन बच्चों को डिबार कर दीजिए, जो री एग्जाम हुआ, रीनीट हुआ, वो उनकी गलती है। इसमें बच्चे कहाँ दोषी हैं? बच्चे जो उनका अच्छे नंबर आए हैं उनको सुन ही नहीं रहा है।
जो 650 के ऊपर बच्चे हैं, हार्डली 50,000 सीटें हैं, 24 लाख बच्चे बैठते हैं, 50,000 सीटें हैं। उस सीटों में 25,000 सिर्फ जो है, 25,000 सीटों के लिए, 25,000 रैंक के लिए बच्चे लगातार पिछले 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके माता पिता मेहनत कर रहे हैं। अब जब रैंक आई है तो बिकॉज ऑफ किसी की मिस्टेक, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्ट्री की हो, चाहे वो एनटीए की हो, चाहे वो जनता की हो, किसी की मिस्टेक हो, उसको समझाना हम क्यों भुगते हैं? हम बिल्कुल रीनेट देने को तैयार नहीं है, और हम नीट नहीं देंगे। और हम रीनेट के लिए अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। समझिए बात को, जो भी लोग रीनीट को कह रहे हैं वो कौन है? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कौन है? वो अभिभावक नहीं है, ना वो स्टूडेंट है। वो सारा एक तंत्र है जो कि एक गवर्नमेंट के पीछे पड़ा हुआ है, एनटीए के पीछे। मानता हूं कि एनटीए से गलती हुई होगी, मुझे नहीं मालूम, मिनिस्ट्री से गलती हुई मुझे नहीं मालूम, पर मुझे अपने बच्चों की चिंता है। जिन 25,000 बच्चों ने मेहनत करके रैंक लाई है, उनकी गलती क्या है? उनको किस बात का दोष दिया जा रहा है? बिल्कुल। और जो ये कर रहे हैं वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड मूवमेंट है, ऑर्केस्ट्रेटेड मूवमेंट उनके अगेंस्ट किया जा रहा है। नीट में गड़बड़ी कब नहीं हुई? नीट में गड़बड़ी हमेशा होती है। 2015 में हुई, 2018 में हुई, 19 में हुई, 21 में हुई, हर बार होती है। Correct. और ये इंसिडेंट कितने हैं? आइसोलेटेड इंसिडेंट है सर। अब समझिए बातों को, सिर्फ 30-40 बच्चों के लिए 30-40 बच्चों ने गलती करी है, उनको पकड़िए, उनको जेल भेजिए, तो करवा रहे हैं उनको पकड़िए, जेल भेजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं सर, बट जो बच्चे जिन्होंने मेहनत करी, जो बाकी बच्चे हैं सर, उनका ये कहना है कि अगर 30-40 बच्चों ने अगर गड़बड़ी की है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सिस्टम में सेंधमारी हुई है, और फिर आप कैसे गारंटी लेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम ठीक नहीं है? सिर्फ 30-40 बच्चों को आप साइड कर दीजिए। ये थोड़ा सा जो इस पूरे रीनीट की बात कर रही है उनका तर्क है। बहरहाल मैं आऊंगा, और बहुत अच्छा लगा सर, आप आज एक अभिभावक की तरह आए हैं, आपने अपने बच्चे की जो भावना है उसको सामने रखा है, और हमारे पास एक केस स्टडी है, एक मुकम्मल केस स्टडी है सर के रूप में, कि कैसे खुद डॉक्टर होने के बावजूद उन जो बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, वो परेशान हैं। अनिल नागर साहब, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। अभी आप सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? और दोनों तरफ हमारे पास हैं, एक वो धड़ा है जो कहता है कि री नीट करवाइए, एग्जाम करवाइए, दूसरी तरफ कहते हैं कि साहब हमारी गलती क्या, हमने तो मेहनत की और उसका प्रतिफल हमें मिला, अब आप री नीट करेंगे तो उतने मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये बड़ी उहापोह की स्थिति है। अभी की सिचुएशन कैसे एनालाइज करेंगे नागर साहब? देखिए, एज ए अध्यापक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बच्चे बहुत परेशान हैं, और दोनों तरह के हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जिनके कम मार्क्स आए हैं, उनको ये लग रहा है कि क्योंकि नीट में कुछ गड़बड़ हुई है इसलिए हमारे कम मार्क्स हैं, और अगर दोबारा होगा तो हमारे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और दूसरी तरफ जो अभी सर ने बोला, वो भी संदीप सर ने बोला, वो भी केस है। लेकिन उसमें भी मैं कहूँगा कि दो तरह के बच्चे हैं। मान लो हम उन बच्चों की बात करते हैं जिनके 650 से ज़्यादा मार्क्स आए, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें ये कह रहे हैं कि मेरे मान लो 700 मार्क्स आए हैं या 680 मार्क्स आए हैं, लास्ट ईयर तक मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था या मिल रहा था, और मेरी एक होप थी कि अगर मेरे 700 मार्क्स आएंगे तो मुझे एक बढ़िया गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि इतने सारे लोगों के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, मार्क्स में इतना इन्फ्लेशन हुआ है, तो अब उनको जो कॉलेज जो पहले सोचते थे या जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल रहे हैं। इनफैक्ट पिछले साल तक 630, 640, 650 तक जो कितने मार्क्स आए थे बच्चों के, उनको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे थे, इस बार नहीं मिलेंगे। सो सिचुएशन तो बहुत ख़राब है, दोनों ही तरह के बच्चे हैं और दोनों तरफ हताशा है, परेशानी है। हम बस ये होप कर रहे हैं अभी कि जो अभी 8 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसका कुछ डिसीजन होना है, वो जल्दी से जल्दी हो, वो जिस तरफ भी हो लेकिन जल्दी हो, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो बहुत कन्फ्यूजन की सिचुएशन है, और उसमें बच्चों को कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को क्लैरिटी मिले, उनको पता लगे अगर एग्ज़ाम देना है तो फिर उसके लिए तैयार हो मेंटली, क्योंकि हम समझा रहे हैं बच्चों को कि मेंटली आप रेडी रहो, क्योंकि देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऐसा डिसीजन आ सकता है, तो आप रेडी रहो मेंटली। लेकिन जब तक नहीं आता है तो एक टोटली कन्फ्यूजन की सिचुएशन है, और हमें जल्दी से जल्दी उसमें एक्ट करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा नागर साहब, एंड आई एम श्योर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आपके पास आ रहे होंगे और एक वे आउट तलाश रहे होंगे। स्वाभाविक है बच्चों का कन्फ्यूजन में होना, लेकिन इस कन्फ्यूजन की स्थिति में डालने का गुनहगार अगर कोई है तो वो इस देश में जो तंत्र में बैठे हुए लोग वो हैं। अब आपको कार्रवाई करनी है, अब कमिटीज़ बना दी गई हैं, मामला कोर्ट में है, ये ठीक है, लेकिन ये दलीलें उन बच्चों को नहीं दी जा सकती जो बच्चे इस वक्त मानसिक रूप से कन्फ्यूजन में हैं। आपको उनको कहीं ना कहीं से तो बाहर निकालना पड़ेगा।
और कोई ना कोई एक रास्ता उनको देना पड़ेगा। सवाल यह है कि वो रास्ता क्या होगा और क्या उस रास्ते पर जाकर सबको जस्टिस मिलेगा। क्योंकि अगर एग्जाम दोबारा होते हैं तो वो बच्चे बोलेंगे कि साहब हमने तो एग्जाम दिया था, हमने मेहनत करी, हमारी क्या गलती। और अगर एग्जाम दोबारा नहीं होते हैं तो वो बच्चे, उनको कैसे इंसाफ मिलेगा जो बोलेंगे कि साहब एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम में आपने एग्जाम लिया, उनको आप कैसे सही ठहरा सकते हैं। तो दोनों तरफ ऐसी स्थिति है, गलती तंत्र की है, इसलिए रास्ता और सही जो न्याय है वो भी तंत्र को ही दिलाना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं मैं, फटाफट से मेरे तीनों मेहमान मेरे साथ हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो संकट में परीक्षा, क्या करे बच्चा, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। आनंद सर, पिछले 5 सालों में ही देश के 16 स्टेट्स में 48 बार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा जो एप्लीकेंट्स थे, सिर्फ मैं गवर्नमेंट जॉब्स की, मैं जॉब्स की बात कर रहा हूं, मैं एग्जाम्स की नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ जॉब स्कैम्स की मैं बात कर रहा हूं, जो पेपर लीक्स की वजह से प्रभावित हुए 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे। 2015 से 2023 में अकेले राजस्थान में ही 14 ऐसे केसेस आए, गुजरात में 14 ऐसे केसेस आए, इसके अलावा भी दूसरी जगह पर दुनिया भर के केसेस आए, यूपी में आए हैं, उत्तराखंड में सामने आए हैं। ऐसा लगता है कि सर समूचे देश में जो परीक्षा का तंत्र है यही बुरी तरह से चरमराया हुआ है। और आप सोचिए कि ये उस महान राष्ट्र के निर्माण की पहली सीढ़ी है सर, और वहां पर अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, धांधलियां हो रही हैं, गड़बड़ियां हो रही हैं, सर कैसे सुधरेगा सर ये? आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि जो युवा, जो बच्चे हमारे भारत के भविष्य हैं, जो भारत को आगे ले जाएंगे, देश को महान बनाएंगे, वो अगर संकट में है, उनका भविष्य अधर में है, मेहनत के बाद भी उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है निराशा के सिवाय, तो ये दुखद मामला तो काफी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम एकदम अलग बात बोलने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, कि हमारे समाज में भी ये मानसिकता होनी चाहिए, उन माता पिता को भी सोचना चाहिए कि हम बच्चों को पैसे देके डॉक्टर बना रहे हैं, कल के तारीख में देश के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। उन बच्चों को भी सोचना चाहिए, उन माता पिता को भी सोचना चाहिए जो गलत करते हैं। लेकिन जो बच्चों के साथ गलत हो गया, जो सही थे उनके साथ गलत हो गया, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि आप घबराए नहीं। मुझे याद है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, करने वाले थे समझिए 1997 में, 1997 में, उस समय आईआईटी की परीक्षा में कुछ ऐसी खबरें आई थी, पेपर लीक की बात हुई थी। उस समय तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, कुछ ऐसी बात नहीं थी, लेकिन पेपर लीक हुआ था। तो दोबारा परीक्षा ली गई। तो दोबारा जब परीक्षा ली गई तो लोगों को समय दिया गया 1 महीने का, लोगों ने तैयारी की और जो दूध का दूध था पानी का पानी हो गया। इसलिए बच्चों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी मेहनत जारी रखिए। और सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप लोग मिलजुल कर कमेटी बना के कुछ निर्णय जरूर लीजिए, और निर्णय लेके इस परीक्षा तक ही नहीं लीजिए, पूरे सिस्टम को दुरुस्त करिए। जहां क्वेश्चन सेटिंग टीम बैठती है, जहां क्वेश्चन पेपर तैयार होता है, वहां से लेके टाइप होने से, अपलोड होने से लेके, प्रिंट होने से लेके, जितनी भी प्रक्रिया इसकी होती है, सब प्रक्रिया को बहुत दुरुस्त किया जाए, और जो इसमें दोषी पाया जाए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर दोबारा ये गलती करने का कोई साहस न कर पाए। और लास्ट में बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्यारे प्यारे बच्चों, आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, आप मेहनत करते रहिए, धैर्य बनाए रखिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि जो सच होता है उसको न्याय जरूर मिलता है, और सरकार जरूर आप पर विचार करेगी। मेरा भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बच्चों के भविष्य के लिए इसमें किसी पार्टी को राजनीति किए बगैर सब मिलजुल कर फैसला लेके बच्चों के भविष्य में निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल, और ये करना बहुत जरूरी होगा। बच्चों में वो वापस वो कॉन्फिडेंस लाना बड़ा जरूरी होगा, ताकि उस देश की जो
परीक्षा तंत्र है उस पर वो दोबारा भरोसा कर पाए, वरना हर किसी के मन में अगर शक सुबह होगा तो शायद उस मानसिक स्थिति में बच्चे नहीं रह पाएंगे जो मानसिक स्थिति एक बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए चाहिए होती है। बहुत बड़ा सदमा बच्चों को दिया है इस पूरी परीक्षा व्यवस्था ने, और इससे प्रभावित डॉक्टर गर्ग, इससे प्रभावित सिर्फ मेडिकल के छात्र नहीं हैं, वो सिर्फ यूजीसी नेट के छात्र नहीं हैं, तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं एनटीए करवाता है, अब सब पर एक तरह से शक की निगाह से देखेंगे बच्चे, और संभवतः ये एक ठीक नहीं, ये एक अच्छे समाज में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। सर मैं पहले भी कहा, मैं एक अभिभावक के रूप में यहाँ पर हूँ और अभिभावक की तरह ही बात करूंगा। आखिर आपको समझना पड़ेगा कि क्यों इतना पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं एक गवर्नमेंट सीट लेने के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। हमारे देश में 1 लाख सीटें हैं, 24 लाख बच्चे एस्पायर करते हैं। 1 लाख सीट के अंदर 50,000 सीटें हैं जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, मैं अप्रोक्सीमेट आइडिया बता रहा हूँ आपको। और 25,000 सीटें हैं जनरल कैटेगरी के लिए जो ओपन है, और जो जनरल कैटेगरी ओपन है और जो अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में, वो ये 25,000 सीटें ही होती हैं। इसके अलावा जो कॉस्ट डिफरेंस है एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज में, वो 1.5 से 2 लाख खर्चा आता है 5 साल की पढ़ाई का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और 1 से 1.25 करोड़ रुपए खर्चा आता है एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ाई के अंदर। बात आई कि बच्चे जब मेहनत करते हैं 4 साल लगातार और वो एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो अब एनटी की गलती हो, सरकार की गलती हो, उनको उन 25,000 बच्चों को दोषी ठहराया जा रहा है उनकी परफॉर्मेंस पे क्यों? अगर लोग कहते हैं कि भाई हाई चलेगी मेरिट लिस्ट, भाई मेरिट लिस्ट का सिंपल सा इजी सा रीजन है, बिकॉज आपने जो क्वेश्चन पेपर दिया वो बहुत इजी था। इस बार आपने सिलेबस 25% कम कर दिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी दिए, आपने जो एक फिजिक्स का क्वेश्चन था इसके 2 आंसर प्राप्त कर दिए। तो जब इतना आप कर देंगे, पेपर वही है, सिलेबस वही है, सिलेबस को कम कर देंगे, अच्छा जब 4 साल वही लगातार पढ़ेगा तो डेफिनेटली हाई जाएगी। कट ऑफ इस बार हाई नहीं हुई, कट ऑफ हर साल हाई जा रही है, हर साल हाई जा रही है, इस बार थोड़ा एक्सेप्शन हाई चल गई है। तो जो ऊपर के बच्चे वो तो ऊपर के बच्चे ही हैं, उन बच्चों को पेपर लीक, अगर मैं तो मानता हूँ अगर मास पेपर लीक होता, अगर ये जो पेपर लीक है आपका प्रूव होता कि हाँ भाई 10 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चों को मिल गया। बट सर ये बड़ी विचित्र स्थिति नहीं है सर, ये बड़ी विचित्र स्थिति नहीं है सर गर्ग सर। लोगों का ये भी कहना है कि इतनी हाई क्या मेरिट चलेगी अचानक कि एम्स में जो बिल्कुल जो क्रीम मेरिट चाहिए होती है, वहां पर जो टोटल बच्चे हैं उससे ज्यादा तो हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स लाने वाला बच्चा भी सबको एम्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा सर मैं आपसे वही कह रहा हूँ, इट्स बिकॉज पेपर इजी, सिलेबस कम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं। मैं तो फॉलो कर रहा हूँ सर, मैं तो फिर 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, फिर 4 साल फिर फॉलो करूंगा, आगे भी अगर जरूरत पड़े तो फॉलो करना पड़ेगा। बच्चे है नहीं मेरे और इसके बाद बच्चे बन चुके हैं, परंतु समझने की बात यह है कि पेपर जो इजी आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा आए और जो सिलेबस कम कर दिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। ये कोई नकल नहीं हुई है। आप नकल प्रूव कीजिए ना सर, आपने नकल तो प्रूव की नहीं, आपने सिर्फ बताया कि 13-14 बच्चों को। नहीं सर, देखिए सर, देश की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी अगर कहती है कि पेपर एग्जाम से एक दिन पहले ये एग्जाम पेपर डार्क वेब पर उपलब्ध था, डार्क वेब पे नहीं सर, डार्क वेब पे नहीं, डार्क वेब पे सर, डार्क वेब पे नहीं था सर, डार्क वेब पे था सर, स्टेटमेंट है, ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है सर। वो यूजीसी नेट की बात हो रही है, दिस वाज नॉट ऑन डार्क वेब। नहीं, मैं यूजीसी नेट की बात कर रहा हूं, मैं यूजीसी नेट की बात कर रहा हूं, यूजीसी नेट की बात कर रहा हूं, वो भी एनटीए करवा रहा है सर। मैं एक बात कह रहा हूं कि इस देश के पेपर्स अगर डार्क वेब पर उपलब्ध हैं, मैं एक नीट के अभिभावक के रूप में बात कर रहा हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ 13-14 बच्चों को पेपर एक्सेस था, उनके नंबर भी 500 से ऊपर नहीं आए। आप अगर परसेंटेज निकालेंगे तो हार्डली 0.0000154 जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, गॉट इट सर, मैं होगा तो बिल्कुल सर, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं सर, बिल्कुल। देखिए इसमें हर तरह के ओपिनियन है। गरीब बापू सर, मैं अपने बच्चे की बात, जी सर, नहीं सर, मैं बिल्कुल सर, मैं सब बिल्कुल आपकी भावनाओं की मैं आपकी भावनाओं की कद्र कर रहा हूं, और आप जैसे अभिभावकों की बात भी पहुंचनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है सर। लेकिन ये मसला दरअसल अलग अलग ओपिनियंस का हो चुका है। इतना कंफ्यूजन इस देश की परीक्षा तंत्र ने कर दिया है ना अभिभावकों को, कि एक दूसरे पर शक हो रहा है। कोई कह रहा है कि इसलिए ज्यादा एग्जाम आ गए क्योंकि ज्यादातर बच्चों के पास वो पेपर लीक हो चुका था। कुछ लोगों का कहना है कि साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि इस बार पेपर ही आसान आया था। लेकिन काश वाकई में ये स्थिति होती, हमारे सामने पेपर लीक की स्थिति ना होती, तो शायद हम एक बेहतर समीक्षा कर रहे होते एग्जाम्स की। लेकिन सवाल ये है कि बीच में ये पेपर लीक का जो प्रकरण आया, उसने सब कुछ जियोपेटाइज कर दिया। बहरहाल नागर साहब, वे फॉरवर्ड, आप कैसे इस परीक्षा तंत्र पर बच्चे भरोसा करें? आप अपने बच्चों को, आपको सुनने वालों को क्या सलाह देंगे?
देखिए, अभी आनंद सर ने जो कहा कि 1997 में ऐसी सिचुएशन हुई थी जहाँ पर जैसे ही एग्ज़ाम हुआ और उसके थोड़ी देर बाद ये खबरें आई थी कि पेपर लीक हुआ है, तो दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। लकीली और अनलकीली आई वाज पार्ट ऑफ दैट एग्ज़ाम। मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। और ये एक बेसिकली जब ये चीज़ आपको प्रोएक्टिवली बताई जाती है कि भाई कुछ हमारे एग्ज़ाम प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो गई है या कुछ गैप रह गए हैं और हम दोबारा एग्ज़ाम करा रहे हैं, तो जनरली ये एक बहुत बेकार फीलिंग, मतलब गंदी फीलिंग नहीं होती। लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार ठीक है, आपने एक एग्ज़ाम कराया, एक प्रोसेस कराया, उसमें कुछ गैप रह गए और फिर दोबारा से एग्ज़ाम दिया। तो मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया था, ऐसे बहुत सारे लोगों ने दिया था जी। और ऐसी घटनाएं और भी पास्ट में हुई हैं जिसमें री एग्ज़ाम हुए हैं, जहाँ पे बहुत प्रोएक्टिवली ये चीज़ें बताई गई या ऐसा कुछ सामने आ गया। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर एग्ज़ाम लीक हुआ है, क्योंकि अब सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही है और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर पेपर लीक हुआ है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि उसका एक्सटेंट कितना था, कितने लोगों को मिला, कहाँ तक पहुँचा, डार्क वेब पे था, टेलीग्राम पे था, कहाँ पे था। तो मेरे ख्याल से रीनीट उसका एक सही सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एनटीए में कुछ गैप्स रहे हैं, कुछ कमियां रही हैं, जिसकी वजह से जो हमने इन 2-3 एग्ज़ाम्स में देखा, यूजीसी नेट में भी और नीट में भी। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं इंडिया में जो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करा रही है, सालों से करा रही है। फॉर एग्जांपल IBPS एक बॉडी है जो ऑलमोस्ट 12 साल से बैंकिंग का एग्ज़ाम कराती है। उसमें भी 15-20 लाख, कभी 25 लाख, कभी 30 लाख लोग अपीयर होते हैं। बिल्कुल तो और भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं। तो मुझे लगता है कैपेबिलिटी तो है हमारे अंदर, कंट्री में ये सब पॉसिबिलिटी है कि अच्छे से एग्ज़ाम करा सकते हैं। कहीं ना कहीं एनटीए में कुछ गैप्स हैं जिसकी अब एब्सोल्युटली सर, और इसको सरकार ने भी एक्नॉलेज किया है कि एनटीए रिफॉर्म्स की बात की है। अगले जो साइकिल्स आएंगे एग्जाम्स की, तब तक उन रिफॉर्म्स को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे इकोसिस्टम में जो लूप होल्स हैं उनको पॉइंट आउट करके आप कब ठीक करेंगे, कब फिक्स करेंगे। नीट का एग्जाम, यूजीसी नेट का एग्जाम, बाकी दूसरे एग्जाम्स भी, पीजी नीट। इनफैक्ट अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक गुजरात बेस्ड एडुटेस्ट सॉल्यूशंस को बैन किया है। आप सोच रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे एग्जाम सिस्टम में थर्ड पार्टी अभी तक काम कर रही है। अब वो थर्ड पार्टी पे आप कैसे विश्वास करेंगे, कितना करेंगे? मुझे लगता है कि पूरा का पूरा एक रिफॉर्म की आवश्यकता है ताकि बच्चों में परीक्षा को लेकर कम से कम वो भाव, वो भरोसा जागे जो एक ज़माने में हुआ करता था। वरना इस कंफ्यूजन की स्थिति में बच्चों के साथ शायद अन्याय ही हो रहा होगा। शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। आनंद कुमार सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अनिल नागर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।